Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. This is Rida Bashir and our topic is the research process. तो रिसर्च प्रोसेस क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी रिसर्च प्रोसेस में उन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जो बाकी एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी या दूसरी साइंसेस में फॉलो किया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चंस के साथ रिसर्च को स्टार्ट किया जाता है और फिर उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना होता है और उस आंसर के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिनमें सबसे पहले आ जाता है जनरेटिंग हाइपोथेसिस। तो किसी भी किस्म की रिसर्च हो वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती है जिसका आंसर देना होता है, और चूँकि हमारा फोकस जो है वो साइंटिफिक रिसर्च पे होता है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को एक रिफाइंड हाइपोथेसिस की फॉर्म में चेंज करना होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस एक रिसर्चर के आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है जिसके थ्रू वो किसी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आंसर करता है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं उनमें हाइपोथेसिस यूज़ नहीं किए जाते, बल्कि जिन रिसर्चेस में हम ह्यूमन बिहेवियर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो इस तरह के रिसर्चेस में एक हमें स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनाना होता है। 3 तरह से हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। एक तो क्लिनिकल केसेस की केयरफुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इसके अलावा साइकोपैथोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो थेरीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करके, या फिर किसी प्रीवियस रिसर्च के रिज़ल्ट्स को ऑब्ज़र्व करके हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिफरेंट थेरीज़ का रोल देखा जाए हाइपोथेसिस में, तो थेरीज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए रोड मैप का काम करती हैं, जिसके थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि उसने क्या एक्सपेक्ट करना है और क्यों एक्सपेक्ट करना है। उसके बाद आ जाती है सिलेक्शन ऑफ मेजर्स। तो जब हाइपोथेसिस डेवलप हो जाता है उसके बाद जो रिसर्चर के लिए चैलेंज होता है वो ये होता है कि किस तरह से उसने की वेरिएबल्स या कंस्ट्रक्ट को मेजर करना है जो कि फोकस ऑफ स्टडी है। मेजरमेंट को अगर देखा जाए तो किसी भी इंडिविजुअल के जो थॉट्स, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर, फिजियोलॉजी या फिर जो उसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग है, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, ये सब चीज़ें मेजरमेंट में आ जाती हैं। इसके अलावा रिसर्चर सिर्फ उन फैक्टर्स को मेजर करता है जो कि उसके हाइपोथेसिस से रिलेटेड हो या उसके हाइपोथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि रिसर्चर हर चीज़ को मेजर नहीं कर सकता या हर फैक्टर को मेजर नहीं कर सकता, या अगर वो मेजर करना भी चाहे तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिसर्च में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए रिसर्चर के लिए मस्ट है कि वो स्पेसिफिक मेथड्स को सेलेक्ट करें। क्लिनिकल रिसर्च में डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इनमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आ जाती है, इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट्स आ जाती हैं और स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंटल टास्क आ जाते हैं। बट हर मेजरमेंट मेथड की कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस आ जाती हैं, इनको जहन में रखते हुए फिर रिसर्चर ने वो मेथड सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर सेल्फ रिपोर्ट्स को देखा जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है। इसके अलावा अगर ऑब्जर्वेशनल मेथड को देखा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव तो होते हैं, बट उनके थ्रू हम इंडिविजुअल के प्राइवेट थॉट्स या उसके इंटरनल इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। तो ये फिर रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा बेस्ट सूटेड मेथड सेलेक्ट करता है। थर्ड पे आ जाता है सेलेक्टिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। तो हाइपोथेसिस और एप्रोप्रिएट मेजर सेलेक्ट करने के बाद रिसर्चर ने रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन की 4 बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें आ जाता है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइंस, कोरिलेशनल डिज़ाइंस, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस एंड सिंगल केस डिज़ाइंस। इसके अलावा इनमें जो मोस्टली डेटा कलेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है उनमें एक आ जाता है सर्वे मेथड और दूसरा आ जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ये 2 मेन कैटेगरीज़ हैं रिसर्च मेथड्स की, और इनकी फिर आगे सब कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है सर्वे मेथड या सर्वे रिसर्च मेथड। सर्वे रिसर्च मेथड तब यूज़ किए जाते हैं जब किसी भी इशू या प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी इंडिविजुअल की ओपिनियंस या उसके रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन करने हो। पर्पज़ अगर देखा जाए सर्वे रिसर्च मेथड्स का तो वो यही है कि किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी सैम्पल के जो एटीट्यूड्स या उनके बिहेवियर्स हैं उनको मेजर करना। इसके अलावा जो सर्वे रिसर्च मेथड्स का फोकस है वो नेचुरली अकरिंग फिनोमिनास पे है,
किसी भी फिनोमिना को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। और डेटा अगर देखा जाए तो सर्वे रिसर्च मेथड्स में मोस्टली क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ किया जाता है, बट समटाइम्स इसमें क्वालिटेटिव डेटा को भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मीन्स गैदरिंग डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन। उसके लिए फिर डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनमें आ जाती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्सेट्रा। सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में कुछ बाइसेस भी आ जाते हैं, लाइक डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स के रिस्पोंडेंट्स सिर्फ वही बात कहते हैं जो कि रिसर्चर सुनना चाहता है। इसके बाद आ जाते हैं एक्विसेंस। तो इसमें यह है कि रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो येस इजीली बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नो। उसके बाद आ जाती है रिएक्टिविटी। तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट किसी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा तो इससे भी उसके ओपिनियन में बायसनेस आ सकती है। इसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्स बायस। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत पॉजिटिव मैनर में या एक्सट्रीम टर्म्स में आंसर देते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स बायसनेस आ सकती है। सेकंड मेथड आ जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, जो कि एक बेसिक रिसर्च मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है अनसिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें रिसर्चर की कैजुअल ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है। इसमें प्रॉपर सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद आ जाती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो ये नेचुरल या रियल लाइफ सेटिंग्स में ये ऑब्जर्वेशन कैरी आउट की जाती है, और ये बहुत सिस्टमैटिक और रिगोरियस ऑब्जर्वेशन होती है, क्योंकि ये कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होती बल्कि केयरफुली प्लान्ड ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद आ जाती है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में रिसर्च फील्ड में हो रही है या फिर नेचुरल सेटिंग में हो रही है, जहाँ भी हो, बट वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कुछ इवेंट्स पे इन्वेस्टिगेटर का कंट्रोल होता है, इस वजह से इसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। लास्ट जो इसकी टाइप आ जाती है वो है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ में जिस भी क्लाइंट या पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रोवाइड जिसको की जा रही होती है, तो उसकी इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन की जाती है। और केस स्टडीज़ में डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा उसका बायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल डेटा लिया जाता है, डिफरेंट लेटर्स होते हैं, डायरीज़ लिखवाई जाती है उससे। इसके अलावा उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचेस में अगर डिफरेंस देखा जाए, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइंस में डिफरेंट इंडिविजुअल या डिफरेंट एज ग्रुप्स को सेम टाइम पे इवेलुएट किया जाता है या स्टडी किया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइंस में सेम सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइम्स पे स्टडी या इवेलुएट किया जाता है। देन रिसर्च प्रोसेस का 4th पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ सेलेक्टिंग अ सैम्पल। तो जब स्टडी डिज़ाइन सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद रिसर्चर ने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा सैम्पल उसकी स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा, और रिसर्चर ने सैम्पल ऐसा सेलेक्ट करना होता है जो कि लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि अगर सैम्पल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से जो रिज़ल्ट्स आएंगे स्टडी के वो बायस्ड रिज़ल्ट्स होंगे। 5th स्टेप आ जाता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। और जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है और डेटा आउटपुट आ जाता है, तो उसके बाद रिसर्चर उस डेटा की स्टैटिस्टिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखता है, और जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है वो रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। और जब स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन हो जाती है और उसके बाद जो नंबर ऑब्टेन होते हैं, तो उसको देखना होता है कि वो नंबर सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो सिग्निफिकेंस लेवल अगर देखा जाए तो 3 सिग्निफिकेंस लेवल हैं, दैट इज़ 0.05, 0.01 एंड 0.001। लास्ट स्टेप आ जाता है इंटरप्रिटेटिंग एंड डिसमिनेटिंग फाइंडिंग्स। तो रिसर्च की जो भी फाइंडिंग्स जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको फिर रिव्यू के लिए सबमिट करवाना होता है, जो कि प्रोफेशनल रिसर्चर्स उस स्टडी को या उन रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं कि क्या ये रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के क्राइटेरिया या जो स्टैंडर्ड हैं साइंटिफिक रिसर्च के उनको मीट कर रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम।